Now we are going to look into linear regression problem. जैसे कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था हाउसिंग प्राइस प्रॉब्लम को, जिसमें हमें कुछ डेटा सेट मिला था जो कि हमने प्लॉट करके हमने उसके ऊपर एक लाइन जनरेट की थी, और उस लाइन के बेसिस पर हमने किसी भी पॉइंट पर किस साइज पर क्या प्राइस होंगे ये आइडेंटिफाई किया था। और ये प्रॉब्लम जो है रिग्रेशन प्रॉब्लम है, और ये बिलोंग करती है सुपरवाइज लर्निंग से। एग्जाम्पल को लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे, और हम इनिशियली हमारे पास कुछ डेटा सेट्स गिवन होते हैं इन टर्म ऑफ सम फीचर एंड लेबल्स। उस डेटा सेट्स को हम ट्रेनिंग सेट भी कहते हैं, और जितने नंबर ऑफ सेट्स गिवन होंगे उनको हम m से डिनोट करते हैं, और x जो है वो हमारे पास इनपुट्स होते हैं, x इनपुट या फीचर कहेंगे हम उसको, और y जो हमारे पास आउटपुट होंगे, हम टारगेट देंगे। किसी एक सेट को हमें रिप्रेजेंट करना है तो ये हमारे x और y के थ्रू हम डिफरेंट करेंगे। अगर हमें पूरे सेट को रिप्रेजेंट करना है तो हम x सबस्क्रिप्ट i एंड y सबस्क्रिप्ट i पे हम डिनोट करेंगे, जिसमें हम x का वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो हमें ये वाली वैल्यू मिल जाएगी, और 2 रखेंगे तो ये मिल जाएगी। इसी जगह y के अंदर 1 2 3 रखेंगे तो ये वैल्यूज मिल जाएंगी। प्रीवियसली हमें जो ट्रेनिंग सेट मिला था, तो हम उस ट्रेनिंग सेट को लर्निंग एल्गोरिथम के अंदर फीड करते हैं। लर्निंग एल्गोरिथम उस ट्रेनिंग सेट को यूज़ करते हुए एक हाइपोथेसिस फंक्शन जनरेट करता है। अगर हम प्रीवियस एग्जांपल को देखें तो हाइपोथेसिस फंक्शन जो जनरेट होगा उसमें इनपुट जो है हमारा हाउस ऑफ साइज है। अगर हम हाइपोथेसिस फंक्शन में हाउस ऑफ साइज इंसर्ट करें तो हमें आउटपुट मिलेगा एस्टिमेटेड प्राइस। हाइपोथेसिस फंक्शन जो वो मैपिंग करता है फ्रॉम x टू y। और हाउ टू रिप्रेजेंट हाइपोथेसिस फंक्शन, यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं, ये बेसिकली रिग्रेशन प्रॉब्लम है तो हम लीनियर रिग्रेशन यूज़ कर रहे हैं। और लीनियर रिग्रेशन जो है वो एक लीनियर लाइन से रिप्रेजेंट होती है। लाइन इज अ सिंपल वे टू रिप्रेजेंट दिस। लाइन की रिप्रेजेंटेशन जो है वो सिंपल होती है, इसलिए हम लीनियर रिग्रेशन यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर हम लीनियर रिग्रेशन यूज़ कर रहे हैं तो हम यहाँ पर लाइन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इसमें हमने एक ही वेरिएबल लिया है, एक ही वेरिएबल इंसर्ट हो रहा है और उससे हमें आउटपुट जनरेट होगा, तो ये वन वेरिएबल यूनिवर्सल लीनियर रिग्रेशन हुआ। इसमें हम वन वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर हम लाइन यूज़ करें तो हम लाइन का फार्मूला जो होता है वो y इज इक्वल टू mx प्लस सी, तो उसी फार्मूले को देखते हुए हमने हाइपोथेसिस फंक्शन डिज़ाइन किया। यहाँ पर हमने डेटा के ऊपर जब लाइन ड्रॉ की थी तो हमारे पास जो x था वो गिवन था, वो हम इनपुट देंगे और हमें जो आउटकम मिल रहा है वो y है। तो y जो इंटरसेप्ट होता है, तो इक्वेशन में इंटरसेप्ट जो हमारा हाइपोथेसिस बन गया y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो हमारे पास x हो गया, और दो पैरामीटर, दो वेरिएबल्स ले लिए जो कि थीटा 1 और थीटा 2 है। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। टॉपिक हमारा कॉस्ट फंक्शन का है। लीनियर रिग्रेशन विद वन वेरिएबल वाली एग्जांपल को ही हम आगे यूज़ करेंगे फर्दर। अच्छा, कॉस्ट फंक्शन जो है इज यूज टू फिगर आउट हाउ टू फिट बेस्ट पॉसिबल स्ट्रेट लाइन टू अवर डेटा। कॉस्ट फंक्शन हमें बेस्ट पॉसिबल प्लेस बताता है फॉर बेस्ट फिटेड लाइन ऑन अवर डेटा। हमारे पास ये ट्रेनिंग सेट हमें मिल गया, और हमारा हमारा जो हाइपोथेसिस का फंक्शन था वो हमने डिसाइड कर लिया। अब हाइपोथेसिस के फंक्शन के अंदर हमने दो वेरिएबल या दो पैरामीटर हमने रखे हैं जो थीटा 1 और थीटा 2 है। ठीक है, इनपुट तो हमें मिल गया जो कि हमारा x होगा। ठीक है, आउटपुट हमें प्रोड्यूस करना है, और थीटा 1 और थीटा 2 हमें लाइन की ओरिएंटेशन बताएंगे। जो भी हमारा हाइपोथेसिस फंक्शन होगा उसकी लाइन की ओरिएंटेशन बताएंगे, और ये हमारे पैरामीटर्स हैं। सो आगे हम देखेंगे कि हम किस तरीके से थीटा 1 थीटा 2 को चूज़ करें। तो यहाँ पर हमें डिफरेंट चॉइसेस बताइए कि हम किस तरीके से थीटा 1 और थीटा 2 को चूज़। हमारी पहली एग्जांपल में जिस तरीके से हम थीटा 1 को 0 और थीटा 0 को 1.5 पुट करेंगे तो हमें इस तरीके से एक कांस्टेंट लाइन मिलेगी। अगर हम यहाँ पर थीटा 0 को 0 और थीटा 1 को 0.5 कर देंगे तो हमें इस तरीके से एक लाइन मिलेगी जो कि 0.5 मल्टीप्लाई हो रहा होगा x से। अगर यहाँ पर हम थीटा 0 को 1 और थीटा 1 को 0.5 कर देंगे तो इस तरीके से लाइन थोड़ी सी ऊपर होकर इस तरीके से बनेगी। ये कुछ चॉइसेस हैं कि हम किस तरीके से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर हम ये देखेंगे हम किस तरीके से थीटा 1 और थीटा 2 को चूज़ करेंगे। हमारे पास कुछ डेटा है जिसको हमने x और y के अगेंस्ट प्लॉट कर लिया, उसके ऊपर एक बेस्ट फिटेड लाइन बनाएंगे। तो अब हमें हमारा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हम किस तरीके से थीटा 1 और थीटा 2 ऐसा रखें कि हमें बेस्ट फिटेड लाइन मिले। उसके लिए हमें थीटा 0 और थीटा 1 वो चूज़ करना पड़ेगा जिसकी वजह से हमारे पास हाइपोथेसिस का जो रिजल्ट है वो y के अगेंस्ट जो है वो क्लोजेस्ट हो। इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास अगर कोई रियल पॉइंट है, उसका जो आउटपुट है और जो हाइपोथेसिस का आउटपुट है वो बिल्कुल क्लोजेस्ट हो। थीटा 1 और थीटा 2 को चूज़ करना है। तो हमें यहाँ पर हाइपोथेसिस और y का डिफरेंस जो है वो मिनिमाइज करना है y यूजिंग थीटा 1 और थीटा 0। सो यहाँ पर हमने डिफरेंस लिया है दोनों का,
हाइपोथेसिस का और वाई का, रियल आउटपुट का। तो हमें इससे पता चल गया कि हमारा डिफरेंस क्या आ रहा है, यानी कि हमारा एरर कितना है। उसको हमने स्क्वायर कर दिया, क्योंकि हमारे पास एरर जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकता है। डिफरेंस निकाल के हमने जब स्क्वायर कर दिया, तो अब हमें जितने भी पॉइंट्स हैं, लाइक एक्स सब्सक्रिप्ट आई एंड वाई सब्सक्रिप्ट आई, जितने भी पॉइंट्स हैं हमारे पास डेटा सेट के अंदर, हम सबका डिफरेंस निकाल के उनका सम कर लेंगे। उन सम को डिवाइड कर देंगे 2m से। 2m हमारा मिनिमाइजिंग फैक्टर है, जो मिनिमाइज कर रहा है एवरेज एरर को बाय हाफ ऑफ m। दिस एक्सप्रेशन जो है वो हमारे हाइपोथेसिस का फंक्शन रिप्रेजेंट कर रही है, जो कि ये है। यहाँ पर जो हमने डिफाइन किया है वो हमारा कॉस फंक्शन है, और हम उसको रिप्रेजेंट ये जे से करते हैं। और ये जे जो हम कॉस फंक्शन है, ये मिनिमाइज करता है थीटा नॉट और थीटा वन को, जो कि हम इस इक्वेशन में यूज करते हैं। कॉस फंक्शन ऑल्सो कॉल्ड स्क्वायर एरर फंक्शन। नेक्स्ट हम कॉस फंक्शन की कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि कॉस फंक्शन किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ ये हमारा हाइपोथेसिस का फंक्शन है, ये उस पैरामीटर्स हैं, और इन पैरामीटर्स को चेंज करके हमारी जो लाइन की ओरिएंटेशन है वो एक डेटा के ऊपर फिट होगी। ये हमारा कॉस फंक्शन है, जिसको हमने अभी प्रीवियसली जो है डिस्कस किया था, और हमारा गोल ये है कि हमें कॉस फंक्शन मिनिमाइज करना है। सो हमारी पहली एग्जांपल में हम सिंप्लीफाइड वर्जन यूज़ कर रहे हैं हाइपोथेसिस फंक्शन का, जिसमें हमने एक्स जो थीटा नॉट है उसको 0 फिक्स कर दिया है, और थीटा वन की वैल्यू ही हम सेट कर रहे हैं। तो हमारी जो लाइन है वो कुछ इस तरीके से बनेगी, जो कि ओरिजिन से पास हो। थीटा नॉट इज इक्वल टू 0 सेट करने की वजह से हमारा जो हाइपोथेसिस फंक्शन होगा वो थीटा वन एक्स हो जाएगा। तो इससे हमारा जो कॉस फंक्शन है वो भी चेंज हो जाएगा, जो कि यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। प्रीवियस स्लाइड पे हमने थीटा वन को फिक्स किया था, तो हम उसी की एग्जांपल को कंटिन्यू कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर हाइपोथेसिस जो है वो हमारा एक फंक्शन ऑफ एक्स रिटर्न कर रहा होता है, और हमारा जो कॉस फंक्शन है जो है वो एक डिफरेंट फंक्शन जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो यहाँ पर हमने हाइपोथेसिस फंक्शन जो है वो हमने ड्रॉ किया। यहाँ पर हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, हमने उन पॉइंट्स के ऊपर एक लाइन ड्रॉ की है। तो हमारा जो फिक्स फंक्शन था उसमें हमने थीटा वन को 1 रखा, तो ये लाइन बिल्कुल एग्जैक्टली उसी के पॉइंट्स के ऊपर से जा रही है। अब हम इसका कॉस फंक्शन हमने कैलकुलेट करा है। यहाँ पर कॉस फंक्शन जब हमने कैलकुलेट करा तो उसका जो रिजल्ट आ रहा है वो 0 आ रहा है। तो यहाँ हमारे पास जो कॉस फंक्शन की वैल्यू 0 आई है, हमने उसको इन टर्म ऑफ कॉस फंक्शन यहाँ पर प्लॉट किया। सो नेक्स्ट हमने थीटा वन को 1 रखा, यहाँ पर नेक्स्ट हम थीटा वन को 0.5 रखेंगे। जब हमने थीटा वन को 0.5 रखा तो हमारे पास ये लाइन बनी, और जिस लाइन का जो एक्चुअल पॉइंट है उससे डिफरेंस बढ़ गया है। जब हमने उस डिफरेंस को कॉस फंक्शन के थ्रू कैलकुलेट करा तो उसकी वैल्यू आई 0.58। वो हमने कॉस फंक्शन के ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर दिया। नेक्स्ट हमने थीटा वन को 0 रखा है, तो 0 रखा है तो उसका डिफरेंस और ज़्यादा बढ़ गया। कॉस फंक्शन से कैलकुलेट करा और फिर वो दोबारा से उसी ग्राफ को प्लॉट कर दिया। तो हमने अब तक पहले थीटा वन की वैल्यू 1 रखी, फिर 0.5 रखी, फिर 0 रखी। अब हम अगर 0.5 रखते हैं और कैलकुलेट करते हैं तो इसकी वैल्यू कुछ 5.15 आएगी, जो कि हम जब प्लॉट करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा दूर बनेगा इस ग्राफ के। इसका जब हाइपोथेसिस हम ड्रॉ करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से होगा, जो कि लाइन डिक्लाइन में जा रही है। फिर हम कॉस फंक्शन की जो ग्राफ है उसको एनालाइज करें तो हमें ये पता चल रहा है कि जो एरर है वो बढ़ता जा रहा है। अगर हम 0 से उसकी तरफ चल रहे हैं तो हमारे पास एरर बढ़ता जा रहा है। तो इसके डिफरेंट पॉइंट्स भी हम प्लॉट करेंगे तो वो कुछ ऐसा बनेगा। तो यहाँ पर हमने सारी लाइनों को कंबाइन कर दिया। जब हमने रखी थी बिल्कुल जो एग्जैक्टली पॉइंट के ऊपर जा रही थी तो उस पर हमें 0 मिला। उससे थोड़ा सा अवे हुई तो उसके ऊपर हमें कुछ यहाँ पर पॉइंट बन रहा था, और हमने वाई को जब थीटा वन को 0 रखा तो वो कुछ यहाँ पर बना। उसी तरीके से अगर माइनस 0.5 रखा तो वो और ऊपर बना। तो हमारे पास ये बेल शेप कर्व बन गया। सो हमारा गोल ये था कि हम एरर को मिनिमाइज़ करें। तो कॉस फंक्शन हमें एरर बताता है, तो हमने ये खुद से प्लॉट करके देखा कि कॉस फंक्शन हमें किस तरीके से एरर्स दे रहा है डिफरेंट लाइंस के। तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें जे की वो वैल्यू चूज़ करनी है जो 0 हो या 0 से करीब हो। यहाँ पर हमारी सारी फॉर्मुलेशन है, लाइक हाइपोथेसिस का फार्मूला, उसके पैरामीटर्स, कॉस फंक्शन, और हमारा गोल ऑब्जेक्टिव ये है कि मिनिमाइज़ करना है कॉस फंक्शन। हमने वही हाउस प्राइसिंग वाली एग्जांपल ली है, उसका डेटा प्लॉट करा है और उस पर एक लाइन बनाई है जिसकी थीटा नॉट 50 है और थीटा वन जो है वो 0.6 है। तो हमने उसके ऊपर लाइन ड्रॉ की है, हाइपोथेसिस ड्रॉ करा है, जो कि बहुत अच्छा नहीं है। सो जब हम ये वैल्यू हाइपोथेसिस फंक्शन में पुट करेंगे, कॉस फंक्शन का जो ग्राफ है उसके ऊपर प्लॉट करेंगे, तो हमारे पास एक टू डायमेंशन में, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर थीटा वन और थीटा नॉट है तो वो रिप्रेजेंट नहीं हो सकता। तो इन दो पैरामीटर्स का जो कॉस फंक्शन है उसको ड्रॉ करने के लिए हमें 3D
सरफेस प्लॉट की ज़रूरत पड़ेगी जो कि इस तरीके से दिखता है। इसमें हमारे पास x1 है, x2 है और ये 3D ग्राफ है जिसके कलर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसकी वैल्यूज़ को। जितना वो गोल के करीब होगा उसका कलर जो है वो ब्लूइश है और जितना अवे होगा तो वो रेड की तरह। यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया है कि हमारे पास कुछ डेटा उसको हाइपोथेसिस लाइन है, उसका जब हमने जे फंक्शन कैलकुलेट करा तो वो 3D सरफेस जो ग्राफ है उस पर हम ये देखेंगे वो कौन से कॉन्टोर के ऊपर लाई कर रहा है। तो यहाँ पर अगर सपोज के कोई वैल्यू जो है वो इस ग्रीन वाले पे लाई कर रही है जिसपे θ1 की वैल्यू कुछ है और θ0 की वैल्यू कुछ है, और यहाँ पर ये दूसरा पॉइंट है जिसपे θ1 की और θ2 की वैल्यू डिफरेंस है, लेकिन इनका जो आउटकम होगा या जो जे फंक्शन का रिजल्ट होगा वो सेम होगा जो सेम कॉन्टोर के ऊपर है। तो जैसा कि ये 3 डॉट है तो इन 3 डॉट का जो आउटकम होगा कॉस फंक्शन का वो सेम होगा। ऐसे ही कि जैसे ये 3 पॉइंट है, अगर वो कोई पॉइंट हमारे पास यहाँ पर लाई कर रहा है तो उसका भी कॉस फंक्शन का रिजल्ट सेम है। इसी तरीके से हमारे पास एक और पॉइंट है यहाँ पर, इसमें और इसमें ये फ़र्क है कि ये काफ़ी अवे है फ्रॉम द गोल और ये वाला पॉइंट जो वो करीब है। और हमारा गोल ये है कि जो स्लिप्स का जो सेंटर है यहाँ पर हमें पहुँचना है, तो यहाँ पर हमारा जो कॉस फंक्शन है वो 0 रिटर्न करे, तो ये हमारा गोल है। इसी लाइन को हमने थोड़ा सा ओरिएंटेशन चेंज करी है, तो वो पहले यहाँ पर था उसके बाद अब वो यहाँ पर आ गया, हमारे गोल से करीब हो गया। ये पॉइंट था, इसकी हमने ओरिएंटेशन और चेंज की तो ये और गोल के करीब हो गया, लेकिन ये अभी भी बिल्कुल सेंटर में नहीं है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है जिसकी वजह से कुछ पॉइंट्स से जो लाइन है इसके डिफरेंसेस आ रहे हैं। यहाँ पर हमने लाइन की ओरिएंटेशन चेंज की बाय चेंजिंग द θ0 और θ1। यहाँ तक हमने ये तो एनालाइज कर लिया कि हमें किस तरीके से अपने टारगेट अचीव होगा। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम उस टारगेट को किस तरीके से ऑटोमेटेड वे में अचीव करेंगे। तो उसके लिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ग्रेडियंट डिसेंट है, जो हमारा कॉस्ट फंक्शन है उसको मिनिमाइज करता है। इसके ज़रिए हमें θ1 और θ0 की वो वैल्यू पता चलती है जिससे हमें एरर जो है वो कम से कम मिले। यहाँ पर हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफाइन की है, यहाँ पर ये हमारा कॉस्ट फंक्शन है, इसको हमें मिनिमाइज करना है। ग्रेडियंट डिसेंट जो है वो इस कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज करेगा, और ग्रेडियंट डिसेंट जो है वो मोर जेनेरिक है, लाइक हमारे पास यहाँ पर 2 θ1 θ0 है, तो वो अगर θn तक भी चलेगा तो वो ग्रेडियंट उनके ऊपर भी वर्क करते हैं। स्टार्ट में हम सम वैल्यू चूज़ करेंगे θ1 और θ0 की और उनको चेंज करते हुए अपने गोल की तरफ मूव करेंगे। ग्रेडियंट डिसेंट इस तरीके से वर्क करता है कि हमने स्टार्ट में एक वैल्यू इनिशियलाइज की है और उस वैल्यू को वो मिनिमाइज करते करते गोल होता है उस तरफ मूव करता है। और अभी हमने प्रीवियस एग्जांपल ये देखी थी कि हमने यहाँ से स्टार्ट किया था तो वो इस वाले लोकल मिनिमा की तरफ गया। अब अगर हम थोड़े से डिफरेंस के साथ हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो वो डिफरेंट जगह लोकल मिनिमा की तरफ मूव करे। नेक्स्ट हमारा ग्रेडियंट डिसेंट का एल्गोरिथम है। सो ग्रेडियंट डिसेंट का फार्मूला ये है कि अल्फा टाइम पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई कर देता है जो जिसके ऊपर भी ग्रेडियंट डिसेंट अप्लाई होता है। तो ये उसका फार्मूला है और इसका एल्गोरिथम हमारे केस में इस तरीके से वर्क करेगा कि जो भी थीटा की वैल्यू है ये हर स्टेप पे थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करके उसको अपडेट करवाएगा। अल्फा यहाँ पर हमारे पास लर्निंग कांस्टेंट है। लर्निंग कांस्टेंट मींस कि वो कितने डिफरेंस के साथ टुवर्ड्स द गोल मूव होगा। फॉर दिस एक्सप्रेशन हमारे पास जो है हमारे पास θ0 है, θ1 है, तो इस एक्सप्रेशन के हिसाब से हमारे पास ये लूप चलेगा जिसमें हमारे पास दोनों θ0 को ट्रिवर्स होंगे। सो ये फॉर का लूप अपडेट के लिए यूज़ होगा θ0 और θ1 को। अपडेटिंग हमारी जो है वो साइमल्टेनियसली अपडेट हो रहा होगा, ठीक है। इसका जो तरीक़ेकार है वो ये है कि हम θ0 और θ1 को कैलकुलेट करेंगे और एक टेम्प वेरिएबल में डाल देंगे और फिर हम जब θ1 और θ0 को कैलकुलेट कर लेंगे उसके बाद ही उसकी वैल्यू को अपडेट करेंगे जो कि फिर नेक्स्ट टाइम इसमें यूज़ होगी। यहाँ पर जो एक सही तरीका लिखा हुआ है और एक गलत तरीका लिखा हुआ है, तो अगर हम यहाँ पर किसी थीटा को अपडेट कर देते हैं और उसको टेम्प में डाल देते हैं तो बेसिकली वो नेक्स्ट जो थीटा कैलकुलेट करेंगे तो उसमें वो वैल्यू यूज़ हो जाएगी जिसकी वजह से रिजल्ट गलत आएंगे। सो ये इसकी अपडेट रूल है। ये ग्रेडियंट डिसेंट का एल्गोरिथम है जिसमें डेरिवेटिव अप्लाई होता है कॉस्ट फंक्शन में और मल्टीप्लाई होता है लर्निंग कांस्टेंट से, और ये कॉस्ट जो फंक्शन है उसको मिनिमाइज कर रहा होता है और हमें थीटा की वो वैल्यू दे रहा होता है जो कि जिस पे एरर जो है कम से कम हो। फॉर अंडरस्टैंडिंग वी यूज़ फिक्स कॉस्ट फंक्शन जो हमने प्रीवियसली यूज़ किया था जिसमें हमने सिर्फ θ1 ही यूज़ किया था और θ0 को 0 कर दिया था। तो वही एग्जांपल लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे, सिंपल यूज़ कर रहे हैं ताकि हम सो वी कैन अंडरस्टैंड इजी।
सो यहाँ पर हम देखें हमने वो बेल कर्व वाली एग्जांपल ले ली है और फिर हम यहाँ पर ग्रेडियंट डिसेंट की वर्किंग एग्जांपल देखेंगे कि वो किस तरीके से काम कर रहा है। ग्रेडियंट डिसेंट के अंदर हमारे पास डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है और डेरिवेटिव ये करता है कि वो कर्व के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ कर देता है। सो जब हम यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो हम जो उस टेंजेंट लाइन का स्लोप चेक करेंगे कि उसका स्लोप क्या है। सो जब हमें स्लोप मालूम हो जाएगा और वो स्लोप जो है वो पॉजिटिव होगा तो यहाँ पर एक पॉजिटिव नंबर आएगा और पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई होगा अल्फा से और माइनस हो जाएगा थीटा 1 से, तो जिससे थीटा की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर माइनस हो रही है पॉजिटिव नंबर से, तो थीटा की वैल्यू डिक्रीज होगी, तो थीटा जो है यहाँ से मूव लेफ्ट साइड पर मूव होगा। इसी तरीके से हमने यहाँ पर दूसरी एग्जांपल ली है, उसके ऊपर भी हमने टेंजेंट ड्रॉ करा है। तो यहाँ पर जब टेंजेंट ड्रॉ किया है तो उसका जब स्लोप नेगेटिव आएगा तो हमारे पास यहाँ पर एक नेगेटिव वैल्यू बनेगी। सो जब हमें यहाँ पर एक नेगेटिव नंबर मिलेगा तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो एक पॉजिटिव नंबर इसके अंदर ऐड होगा तो ये थीटा 1 की वैल्यू इंक्रीज होगी तो थीटा 1 जो है वो हमारे पास राइट की तरफ मूव होगा। सो अगर हमारा जो अल्फा है यानी कि स्टेप साइज जो है वो स्मॉल है तो ग्रेडियंट डिसेंट जो है वो स्मॉल स्मॉल स्टेप लेते हुए गोल की तरफ मूव करेगा, जिससे हमारे जो कन्वर्जन होगी वो बहुत ज़्यादा स्लो होगी क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टेप्स होगा। अगर हमारा अल्फा जो है बहुत ज़्यादा लार्ज होगा तो हमारे पास ग्रेडियंट डिसेंट की जो वैल्यू है वो ओवरशूट हो जाएगी। मिनिमम की तरफ जाने के बजाय वो ओवरशूट करेगा और डाइवर्ज होना शुरू हो जाएगा। लाइक अगर हमारा यहाँ पर इस पॉइंट पर है और हमारा अल्फ़ा का साइज़ इतना है तो नेक्स्ट पे यहाँ से वो इस तरफ चला जाएगा, फिर यहाँ से जब अल्फ़ा से मल्टीप्लाई होगा तो उसका साइज़ बढ़ जाएगा, वो यहाँ चला जाएगा, फिर यहाँ से तो इस तरीके से वो डाइवर्ट होना शुरू हो जाएगा अगर अल्फ़ा का साइज़ जो है वो बढ़ा। तो यहाँ पर अगर हम हमारे पास एक कर्व है और कर्व के किसी भी पार्ट पर हम ग्रेडियंट मेथड अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं, तो अगर यहाँ से मूव करेंगे तो इस तरफ जाएगा, अगर यहाँ से मूव करेंगे तो इस तरफ जाएगा। तो इससे ये मालूम होता है कि हमारे पास जो ग्रेडियंट डिसेंट है वो हमारे लोकल मिनिमा की तरफ लेके जाता है। एक और प्रॉपर्टी ये है ग्रेडियंट डिसेंट की कि जब ये स्टार्ट होता है जिस जगह से तो वहाँ से जो स्टेप साइज लेते हुए आता है, स्टार्ट में वो बिग स्टेप लेता है, फिर जितने गोल के क्लोज मूव होता रहता है तो उसके स्टेप साइज ऑटोमेटिकली स्मॉल होते जाते हैं, क्योंकि अल्फ़ा के साथ जो ये डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो उसकी वजह से ये स्टेप साइज जो है वो डिक्रीज हो जाता है। सो ये ऑटोमेटिकली इसका स्टेप साइज जो है डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट हम ग्रेडियंट डिसेंट देखेंगे फॉर लीनियर रिग्रेशन। ये हमारे पास ग्रेडियंट डिसेंट का एल्गोरिथम है और ये हमारे पास इक्वेशन है, हमारे पास हाइपोथेसिस की इक्वेशन है, कॉस्ट फंक्शन की इक्वेशन है फॉर लीनियर रिग्रेशन। यहाँ पर जो डेरिवेटिव है वो अप्लाई हो रहा है जे फंक्शन हमारे कॉस फंक्शन के ऊपर, तो हम पहले इसको कैलकुलेट करेंगे। जब हम अप्लाई करेंगे डेरिवेटिव कॉस फंक्शन के ऊपर, ये हमारा कॉस फंक्शन है, इसके ऊपर पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई होगा। सो पार्शियल डेरिवेटिव जब अप्लाई होगा तो ये 1/2 बाहर आ जाएगा और डेरिवेटिव जो है वो इसे समेशन वाली एक्सप्रेशन के ऊपर अप्लाई होगा। डेरिवेटिव की एक प्रॉपर्टी है कि अगर उसके ऊपर पावर होती है तो वो पावर नीचे आती है मल्टीप्लिकेशन में और पावर में से एक माइनस होता है और विदाउट होल पावर उसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई हो जाता है। सो यहाँ पर 1/2 जो बाहर आ गया था उसके साथ मल्टीप्लाई हुआ 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 1/m बचा, पावर में से एक माइनस हुआ तो ये एक्सप्रेशन बची। उसके बाद इस एक्सप्रेशन के अंदर जो है डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई हो गया। यहाँ पर हाइपोथेसिस का फंक्शन था हमारा, उसको हमने उसकी वैल्यू से उसकी एक्सप्रेशन से रिप्लेस कर दिया। डेरिवेटिव जो है हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू थीटा नॉट और विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1 अप्लाई होगा। तो जब इस एक्सप्रेशन के अंदर डेरिवेटिव अप्लाई होगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा नॉट तो ये 1 हो जाएगा और ये दोनों टर्म्स जो है वो 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पर इस समेशन वाली एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई होगा 1 और विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1 अप्लाई करेंगे जब डेरिवेटिव तो यहाँ से हमें x मिलेगा और बाकी ये दोनों टर्म 0 हो जाएंगे, तो यहाँ पर x मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास ये दो एक्सप्रेशन बनेंगी विद रिस्पेक्ट टू थीटा नॉट और विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1। पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा नॉट अप्लाई करा कॉस फंक्शन के ऊपर तो हमारे पास ये टर्म बनी। पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1 अप्लाई करा कॉस फंक्शन पे तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बनी। इसको हमने एल्गोरिथम में डिफाइन कर दिया। सो यहाँ ये थीटा जो है साइमल्टेनियसली अपडेट हो रहा होगा इस एक्सप्रेशन की वजह से। नो यहाँ हमने डेटा के ऊपर एक लाइन थीटा 1 थीटा 2 सपोज किया है इनिशियली और उसके बेस पे हमने एक लाइन हाइपोथेसिस ड्रॉ करा है
और उस हाइपोथेसिस का हमने कॉस्ट फंक्शन निकाला है, उसको हमने यहाँ प्लॉट कर दिया ना। अब उस कॉस्ट फंक्शन के ऊपर हमने ग्रेडियंट डिसेंट का एल्गोरिथम लगाया, तो वो एल्गोरिथम क्या करेगा, वो इस पॉइंट की वैल्यू को थीटा वन थीटा नॉट को लेगा और उसके ऊपर एल्गोरिथम लगाएगा, उसको अपडेट कर देगा। तो वो वैल्यू जो यहाँ पर थी वो अपडेट होके फिर यहाँ आ जाएगी, और वो और फिर उस थीटा वन और थीटा नॉट की एक नई लाइन बन जाएगी। फिर सेम उसी को जो नए पॉइंट आएंगे उसके ऊपर दोबारा से ग्रेडियंट डिसेंट लगेगा, तो फिर एक और नया पॉइंट मिलेगा हमें। हम उसकी उसकी लाइन इस तरीके से रिप्रेजेंट हो रही है। इसी तरीके से हर जो जो पॉइंट मिलता जाएगा वो साइमल्टेनियसली अपडेट होता जाएगा, और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर लाइन जो है वो थोड़ा सा अपने आप को अरेंज कर रही है। तो ये पॉइंट जो है वो टुवर्ड्स गोल की तरफ अब मूव होता जाएगा, जैसे जैसे हम बार बार साइमल्टेनियसली थीटा नॉट और थीटा वन को अपडेट करेंगे बाय ग्रेडियंट डिसेंट। ग्रेडियंट डिसेंट को बैच ग्रेडियंट डिसेंट इसलिए कहा जाता है कि जितनी भी हमारे डेटा सेट की वैल्यूज होती हैं हम वो सारी वैल्यूज यूज़ कर रहे होते हैं फॉर कैलकुलेटिंग थीटा और थीटा नॉट और थीटा वन। तो इस वजह से हम इसको कहते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास ट्रेनिंग सेट का जितना भी डेटा होता है वो यूज़ हो रहा होता है फॉर कैलकुलेटिंग थीटा नॉट और थीटा वन।